महान क्रांतिकारी और राष्ट्र प्रणेता स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी का आज 137वां जयंती महोत्सव स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक द्वारा आयोजित इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण आज ये कार्यक्रम हम ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनको आदर्श मानने वाले सावरकर जी को वंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रखर क्रांतिकारी और कोमल हृदय के कवि, ऐसा अनोखा संगम सावरकर जी के व्यक्तित्व में था। समाज प्रबोधन हेतु भी उन्होंने मराठी में कई रचनाएं की। उन्हीं की लिखी हुई गणेश वंदना पे नृत्य प्रस्तुत कर रही है दिशा देसाई। इस गीत का हिंदी में अनुवाद किया है सावरकर जी के पोते और सावरकर स्मारक के कार्याध्यक्ष रंजीत सावरकर जी ने। इस गीत को संगीतबद्ध किया है वर्षा भावे जी ने और इस गीत को गाया है जयदीप वैद्य ने। प्रस्तुत है गणेश वंदना। सदया गणयातार तुम्ही परभार तुम्ही हो माय बाप आधार तुम्ही हो माय बाप आधार तुम्ही हो माय बाप आधार सदया गणयातार सदया चक्र देश पर आया पर चक्र देश पर आया पुरुष वो वीर गति पाया पुरुष वो वीर गति पाया जौहार करे सब ललना जौहार करे सब ललना उस राजपूत को परवशता का भूत पछाड़ेता भूत पछाड़ेता सदया गणयाता सदया गणयाता अटक पर ध्वजा फहराई अटक पर ध्वजा फहराई शत्रु को धूल चटाई शत्रु को धूल चटाई दिल्ली का हुआ जो स्वामी दिल्ली का हुआ जो स्वामी वो वीर मराठा देखो उसका कोई ना पूछे कोई न पूछे हाल सदया गणयाता सदया गणयाता तुम्ही परभार तुम्ही हो माय बाप आधार तुम्ही हो माय बाप आधार सदया गणयाता सदया गणयाता सदया गणयातार गणयातार गणयाता स्वतंत्रवीर सावरकर जी के विचारों के प्रसार और प्रचार हेतु काम करने वाली स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक एक अग्रतम संस्था है और इसी उद्देश्य से सावरकर स्मारक में अनेक उपक्रमों का नित्य आयोजन होता है।
नासिक हो, लंदन हो या अंडमान का भयानक सेलुलर जेल, सावरकर जी हमेशा मृत्यु को चुनौती देते रहे। मालसे बंदरगाह में उन्होंने जहाज से समुद्र में छलांग लगाकर ब्रिटिशों के चंगुल से छूटने का प्रयास किया। वह फिर से पकड़े गए। अब फांसी या आजीवन कारावास, भीषण भविष्य तो तय था। भविष्य की इसी भीषणता से लड़ने के लिए उन्होंने अपनी ही कविता से आत्मबल जुटाया, अनादिमय अनंतमय। हिंदी अनुवाद किया है रंजीत सावरकर जी ने। इस गीत को संगीतबद्ध किया है वर्षा भावे जी ने और ये आपके सामने प्रस्तुत कर रही है मुग्धा वैष्णव। स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्याध्यक्ष रंजीत सावरकर जी को मैं विनती करती हूँ कि वह अपने विचार प्रकट करें। परम पवित्र भगवा ध्वज छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वतंत्रवीर सावरकर को मैं अभिवादन करता हूँ और स्वतंत्रवीर सावरकर जयंती समारोह के इस ऑनलाइन आयोजन में उपस्थित आप सभी राष्ट्र भक्तों को वंदन करता हूँ। आपको तो पता है कि कोरोना की वैश्विक महामारी ने समस्त मानवता के सामने कैसा भीषण संकट खड़ा किया है और एक राष्ट्र के रूप में हर हिंदुस्तानी इस समय एकजुट होकर इस संकट से कैसा जूझ रहा है। और इसीलिए हमने इस समारोह का आयोजन ऑनलाइन किया है। एक हेतु और यह भी है कि वीर सावरकर की प्रेरणादायी स्मृति, उनका पराक्रम और उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर आज के युवाओं को एक आदर्श मिले और इस महामारी के संकट को जूझने के लिए वो सक्षम बने। आप सब जानते हैं कि कोरोना की जो महामारी है वो भेद नहीं करती किसी मानव में, न जाति के आधार पर,
ना भाषा के आधार पर, ना प्रांत के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना राष्ट्र के आधार पर और ना ही धर्म के आधार पर। मगर सभी लोग एक जैसे नहीं होते। ऐसे महामारी के समय में भी ऐसे लोग, ऐसे राष्ट्र, ऐसे समूह आज अस्तित्व में है कि वो इस महामारी का फायदा उठाकर खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे शत्रु राष्ट्र जो आज तक हमें कभी परास्त नहीं कर पाए, आज ये सपना देखने लगे हैं कि इस महामारी का फायदा उठाकर वो भारत को बर्बाद कर देंगे। और उनके षड्यंत्रों में साथ दे रहे हमारे यहाँ की कोई राष्ट्रद्रोही लोग, यहाँ के राष्ट्रद्रोही नक्सलवादी, राष्ट्रद्रोही जिहादी और उनको साथ देने वाले सुडो सेक्युलर वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग। ऐसे लोग जिन्हें सत्ता के सिवा और कुछ भी पसंद नहीं, सत्ता के लिए वो कुछ भी बेच देंगे, राष्ट्र को भी बेच देंगे। और यही समय है कि अगर हम इस समय साथ में आकर वीर सावरकर की राजनीति, वीर सावरकर की विचारधारा को अमल में ना लाए तो आज की घड़ी हमारे लिए बड़ी कठिन घड़ी सिद्ध होगी। क्योंकि इसके पहले भी हमारे ऊपर कई संकट आ चुके हैं, हमने कई महामारियों का सामना किया है, हमने कई शत्रुओं को परास्त किया है। मगर इस समय ये थोड़ा अलग समय है क्योंकि इस समय 3 संकट हमारे सामने खड़े हैं। एक कोरोना का, दूसरा चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्रों का और तीसरा हमारे घर के घरभेदी राष्ट्रद्रोहियों का। स्वतंत्रवीर सावरकर की विचारधारा बड़ी सरल है। सरलता से कहें तो जो भी देश के हित में है वो चीज करो, जो देश हित के विरोधी है उसका त्याग करो। वीर सावरकर का जो हिंदुत्व है, उनकी विचारधारा को मूलाधार, वो हिंदुत्व भी राष्ट्रीय है, वो कि धार्मिक हिंदुत्व नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिंधु नदी से लेकर सिंधु समुद्र तक जो भी ये हमारा देश है, इसे पितृभूमि और पुण्यभूमि मानने वाला हर कोई हिंदू है। पितृभूमि का मतलब है कि आपके पुरखे इस देश से हो, और पुण्यभूमि का मतलब है कि यह देश आपके लिए सर्वोच्च हो। इस देश के लिए आप अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार हो, आपका प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो। तो इस व्याख्या में आप देखेंगे तो मूलतः हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता इसमें दिखाई देती है, ना किसी धर्म का रंग। और सावरकर जी भी यही चाहते थे कि धार्मिक स्वातंत्र्य, मतलब जो उपासना स्वातंत्र्य हम जिसे कहते हैं, वो हर व्यक्ति के घर तक ही सीमित रहे। जब कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकले तो वो भारत का एक नागरिक बनकर निकले। इस देश का जो भी काम है वो संविधान के हिसाब से चले, ना किसी धर्म ग्रंथ के हिसाब से। यही सावरकर जी की इच्छा थी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी धर्म स्वातंत्र्य के बारे में यही कहा है कि धर्म स्वातंत्र्य एक मर्यादित रूप से दिया जा सकता है अगर आपका उपासना स्वातंत्र्य दूसरों के स्वातंत्र्य को बाधा ना पहुंचाए, किसी के स्वास्थ्य को बाधा ना पहुंचाए, सामाजिक नीतिमत्ताओं को बाधा ना पहुंचाए और सबसे महत्वपूर्ण संविधान को बाधा ना पहुंचाए, तभी आप धार्मिक स्वातंत्र्य का आचरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मगर आज की कोरोना की परिस्थिति में जब सभी बच्चा भी जानता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस के बारे में हम पहले दिन से कि भाई सामाजिक दूरी बना के रहो, एक दूसरे से 3 फुट की दूरी बना के रहो, और पूरा देश इसमें सहभाग दे रहा है। मगर कुछ लोग, कुछ मूलतत्ववादी जिहादी लोग ये बढ़ चढ़कर इसका प्रचार कर रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है। वो कहते हैं कि मस्जिद में इबादत करना ये इस्लाम का मूलभूत अधिकार है और मस्जिद में नमाज ना पढ़ने से इस्लाम खतरे में है, और इसीलिए वो सबको कह रहे हैं कि आप भाई मस्जिद में आके नमाज पढ़ो, आपको कोरोना नहीं होगा। सोशल मीडिया से लेके सभी प्लेटफॉर्म पर यह बड़ी जोर जोर से बातें आप देख रहे हैं। नमाज के समय, आज रमजान का महीना शुरू है, अनेक जगह जो भीड़ इकट्ठा होती है वो भी सब आप टेलीविजन पे देख चुके हैं। और इसी भीड़ के कारण आज जो कोरोना का प्रसार हो रहा है वो सर्वाधिक प्रसार मुस्लिम लोक वस्ती में ज्यादा हो रहा है। मैं यहाँ किसी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि असल में देखें तो इस्लाम में मस्जिद का कोई स्थान ही नहीं है। सऊदी अरेबिया में आज भी हजारों मस्जिदें हर साल गिरती है, नई बनती जाती है। मस्जिदों का एक वो व्यवहारिक उपयोग है कि नमाज पढ़ने की एक जगह। नमाज तो घर में भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इस्लाम में कोई भी जगह पवित्र नहीं हो सकती, तो मस्जिद कैसी पवित्र होगी। मगर अनपढ़ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ये जिहादी लोग और इनको साथ देने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले सेकुलर लोग इसका फायदा उठाकर इनको गुमराह कर रहे हैं और उनको ये करेंगे, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रास्ते पे आए और कोरोना की बीमारी बढ़कर हमारा देश तबाह हो।
मैं चाहता हूं कि सावरकर जी जो चाहते थे, डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे, सेकुलरिज्म, वो असली मायने में उसका अमल करना चाहिए। अगर आपका धार्मिक स्वतंत्र से कोरोना बढ़ता है, अगर आप इकट्ठा होने से कोरोना बढ़ता है, और जबकि ये मान्यता है वैज्ञानिक कि 4 लोग इकट्ठा ना होए उससे कोरोना बढ़ेगा, तो 4 लोग इकट्ठा होने पे रोक लगनी ही चाहिए, भले वो लोग किसी धर्म के हो, किसी पंथ के हो। तो इस समय सेकुलरिज्म का पूरी ताकत से असली सेकुलरिज्म का लोग प्रयोग करें, तो मुझे लगता है कि कोरोना जैसी बीमारी ये जल्दी निपट जाएगी और इस संकट से हम उभरेंगे। मगर इसके लिए जरूरी है हमें वीर सावरकर के विचार अमल में लाना चाहिए। जो देश के लिए आवश्यक वो सबके लिए आवश्यक। मेरा सभी से यह आह्वान है कि आप इस कोरोना की मुहिम में जुड़ जाए, हमारे देश को आगे के लिए महान भविष्य के लिए सक्षम बनाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। सावरकर जी ने हमेशा हिंदुओं के सैनिकीकरण का पुरस्कार किया। सैन्य में भर्ती होने के लिए उन्होंने हमेशा युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। उनका यह कहना था कि हमारी सीमा रेखाएं निश्चित होनी चाहिए और देश की सुरक्षा हेतु हमारे सैन्य दल अद्ययावत शस्त्रास्त्रों से सुसज्ज होने चाहिए। उनके यही विचारों को ध्यान में रखते हुए सावरकर जयंती के अवसर पर हर वर्ष हमारी सेना के पराक्रमी वीर सिपाही को स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष नायब सूबेदार सोमवीर सिंह को मरणोपरांत सम्मानित करते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार 2020 नायब सूबेदार सोमवीर सिंह। आपका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी तहसील के मीठी गांव में हुआ। आप वर्ष 2001 में सेना रेजिमेंट के 8 जाट बटालियन में भर्ती हुए, जिसकी थल सेना में अपने शौर्य के लिए एक विशेष पहचान है। लगभग 18 साल की सेवा में आपने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में काम करने का तथा आतंकवादियों से लड़ने का विशेष अनुभव पाया था। 2019 के दौरान 8 जाट बटालियन को जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में तैनात किया गया था। खुफिया सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर 24 फरवरी 2019 को आपकी यूनिट द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें आप भी शामिल थे। आप और आपके साथी सैनिक कुलगाम सेक्टर के तुरेगाम गांव के निकट संदिग्ध इलाके में पहुंच गए। छुपे हुए आतंकवादियों ने अचानक आपके दल पर गोलीबारी शुरू की। आपके दल ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस भीषण गोलाबारी के दौरान आप अपने साथियों को घेराबंदी कसकर आतंकवादियों के भागने के संभावित मार्गों को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश दे रहे थे। इस ऑपरेशन के दौरान गोलियों से आप गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत आपको बयान में बेस अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, मगर दुर्भाग्यवश आपके घाव प्राणांतिक सिद्ध हुए। आप एक निडर और प्रतिबद्ध अधिकारी थे और अपने कर्तव्य के पालन में आपने सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अतुलनीय शौर्य के लिए आपको माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। हे वीरवर, आपने जो अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और अत्यंतिक निष्ठा का प्रदर्शन उन अंतिम क्षणों में दिखाया, वह अति प्रशंसनीय है। आपको स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार से सम्मानित करते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक धन्यता और गर्व का अनुभव कर रहा है। नायब सूबेदार सोमवीर सिंह। नायब सूबेदार हुतात्मा सोमवीर सिंह की वीर पत्नी सुमन देवी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ चुकी है। मैं उन्हें विनती करती हूँ कि वह स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार 2020 का स्वीकार करें।
स्वातंत्रवीर सावरकर जी की प्रतिमा, स्मृति चिन्ह, 1,01,001 रुपए की राशि, सावरकर जी की ग्रंथ संपदा, ये स्वातंत्रवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार का स्वरूप है। आइए अब हम सब सुनते हैं नायब सूबेदार हुतात्मा सोमवीर सिंह की वीर पत्नी सुमन देवी के विचार। नमस्कार, मैं सुमन देवी, शहीद नायब सूबेदार सोमवीर कादियान की धर्मपत्नी। मैं स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आमंत्रित करके मेरे शहीद पति के मान सम्मान को बढ़ाया है। साथ ही मैं भारत सरकार का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय और ऐसे सेना अधिकारी की पत्नी रही हूँ जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा को अपने प्राणों से बढ़कर माना है। मैं भारतीय सेना का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार को अपने परिवार की भांति रखा है और समय समय पर हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करती है। मैं एक बार फिर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस सम्मान, ये जो सम्मान हमें दे रहे हैं उसके लिए। जय हिंद, जय माता। वीरपत्नी श्रीमती सुमन देवी जी, आपके पति नायब सूबेदार हुतात्मा सोमवीर सिंह ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उसके लिए तथा आप सभी परिवारजनों के त्याग के लिए केवल स्वातंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक ही नहीं अपितु हमारा संपूर्ण राष्ट्र आपका आजीवन ऋणी रहेगा। सावरकर जी विज्ञाननिष्ठ थे। उन्होंने हमेशा आधुनिकीकरण का पुरस्कार किया। इसलिए हर वर्ष सावरकर जयंती के अवसर पर देश को संरक्षण क्षेत्र में अत्याधुनिक तथा सक्षम बनाने हेतु अतुलनीय योगदान देने वाले वैज्ञानिक को स्वातंत्रवीर सावरकर विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष के स्वातंत्रवीर सावरकर विज्ञान पुरस्कार के विजेता है डॉक्टर गुरुप्रसाद। स्वातंत्रवीर सावरकर विज्ञान पुरस्कार 2020 डॉक्टर गुरुप्रसाद, भूतपूर्व वैज्ञानिक और महानिदेशक PCNSI DRDO नई दिल्ली, पूर्व निदेशक R&D इंजीनियर्स DRDO पुणे, मैसूर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE तथा बेंगलोर विश्वविद्यालय से मशीन डिजाइन में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पवई मुंबई से PhD की। आप वर्ष 1986 में मानवीय संसाधन संरक्षण और विकास संस्था प्रयोगशाला में एक अनुसंधानकर्ता के रूप में सम्मिलित हुए और उसके पश्चात आप राष्ट्रीय महत्व के कई अनुसंधान प्रकल्पों में जुड़े रहे। आपने ब्रिज लेयरटाइन BLT, माउंटेन फुट ब्रिज, मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम आदि महत्वपूर्ण आर्मी ब्रिजिंग परियोजनाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में IGM-DP कार्यक्रम से संबंधित मिसाइल लॉन्चर प्रणाली विकसित करने में आपका भी महत्वपूर्ण सहभाग था। परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रह्मोस का पदभार संभालते हुए आप ब्रह्मोस मिसाइल के जटिल पुर्जे बनाने में यशस्वी रहे। मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर और नेवल शिप्स के लिए यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल जैसे 30 अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधनों के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आपके नाम पर है। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और सम्मेलनों में आपके महत्वपूर्ण तकनीकी लेख प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 2010 में R&D इंजीनियर्स के निदेशक के रूप में कॉम्बैट इंजीनियरिंग, वेपन लॉन्च सिस्टम्स, एडवांस कंपोजिट्स, NBC प्रोटेक्शन सिस्टम्स और रोबोटिक्स से संबंधित कई प्रणालियों के विकास और प्रवर्तन में आपने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वर्ष 2016 में आपको नई दिल्ली में DRDO हेडक्वार्टर में मुख्य नियंत्रक R&D के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में आपने महानिदेशक उत्पादन समन्वय और सेवा सहभागिता का पदभार संभाला। DRDO मुख्यालय में आपने डायरेक्टरेट ऑफ सर्विसेज इंटरैक्शन,
इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंडस्ट्री इंटरफेस, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट और गुणवत्ता, विश्वसनीयता, सुरक्षितता आदि निदेशालयों का नेतृत्व किया। DRDO की ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी की नीतियों में जो बदलाव आपने लाए, उसके कारण रक्षा उद्योगों को बड़ा बढ़ावा दिया है। आपने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान सहयोग के पाठ्यक्रम की स्थापना करने वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों में आपका सहभाग रहा है। आपकी अमेरिका के साथ संयुक्त प्रौद्योगिकी समूह की सह अध्यक्षता की कार्यकाल के दौरान संयुक्त प्रौद्योगिकी समूह ने महत्वपूर्ण प्रगति की। आपने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान सहयोग मंचों के सह अध्यक्ष रहकर देश के हितों को बनाए रखा। राष्ट्र की संरक्षण सिद्धता में अमूल्य योगदान के लिए DRDO ने आपको प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार 2004, प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार 2007, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2010, सिलिकॉन ट्रॉफी 2012, पाथ ब्रेकिंग रिसर्च 2013, उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कारों से अलंकृत किया है। आपने आपके प्रदीर्घ सेवा काल में राष्ट्र संरक्षण क्षेत्र में अपूर्व योगदान दिया है। उस कार्य का गौरव करने हेतु स्वातंत्र्यवीर सावरकर विज्ञान पुरस्कार 2020 से आपको सम्मानित करते हुए स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक धन्यता का अनुभव कर रहा है। सावरकर जी की प्रतिमा, स्मृति चिन्ह, 51,000 रुपए की राशि, सावरकर जी की ग्रंथ संपदा, ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर विज्ञान पुरस्कार का स्वरूप है। अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए मैं डॉक्टर गुरु प्रसाद जी को आमंत्रित करती हूँ। Namaskar, my dear brothers and sisters. My greetings to all of you on the occasion of 137th birth anniversary of Swatantraveer Savarkar ji, one of the greatest freedom fighters of India and the brave son of Bharat Mata. My salutations to the great soul of India, who was the epitome of true spirit of Indian nationalism. In fact, he gave the first call for complete freedom from the Britishers. The sacrifices and the fighting spirit of V. Savarkar ji during the freedom struggle are unique in Indian history. He not only motivated millions of youths with his writings but actively organized the freedom struggle against the foreign rulers. I am going to briefly cover the aspects of his vision regarding science and technology, but also on his thoughts regarding the God. Very early in his formative years, he realized that science and technology are very essential tools for making the country strong, and there is a dire need to focus our attention, especially the youth of the country need to be oriented towards science and technology. He had a vision that every taluka should have an agricultural school, and agriculture should be well planned and should be carried out in a scientific manner. He also had a great vision on education and development of scientific temper in young generation. His thoughts and writings are today also relevant to the youth. First, the Desh Prem. I don't think anybody can describe Desh Prem or Rashtra Prem without giving an example of V. Savarkar ji. The kind of sufferings he was subjected and the confinement in Kalapani, but he was always focused on how to get freedom to our motherland. Second, the technology, because without advanced technology, you cannot be strong. Recently, a student asked me why India is not permanent member of the UN Security Council. We are the second largest population and a democratic country. My answer was very simple. First, when the United Nations was formed, we were not independent. Had we got our independence in 1857, in our first war of independence, it would have been a different story and the United Nations would have been formed by India. The second reason is we somehow missed, because of our colonial suppression,
we missed the industrial revolution, and we got also slightly delayed in development of science and technology. However, the real defining moment for the nation came when the Honorable Prime Minister Atal Bihari Vajpayee informed the world that India conducted the nuclear tests in 1998. All the advanced countries immediately declared technology denial sanctions. We did not take a back foot. Every technology that was denied by the West was developed within the country. Today, we have mastered missile technologies. We make battle tanks. We make nuclear submarines, fighter jets of world class. What brings respect in international forums are only two things. A, the science and technological capabilities of the country. B, the economic strength of the country. Today we have to remind ourselves the sacrifices done by Veer Savarkarji. Let us not forget our great past. When the great Kailash temple of Ellora was being sculpted out of a single monolithic rock, the people in all those advanced countries today, probably at that time, was still in rags and trying to hunt deers in the forest. Another facet of Veer Savarkarji was probably his views and thoughts regarding God, and many people misunderstood him. Definitely he was not an atheist, he was a realist. The God did not create this world for humans, but humans are simply a small part of it. Now anyway, God has given a tiny puzzle to solve, and all of you are aware the military powers and all the economic powers are on their knees. Prayers are not enough, everybody knows it. The tiny thing is asking tough questions. If you read the writings of Veer Savarkarji, you will realize that he had an immense spirit of inquiry and true scientific temper. He never approved meaningless practices and blind beliefs that are actually obstacles in our growth. The message from the life of this great soul is very clear. One, Rashtra Prem, you have to love your country. Second, have scientific temper and have spirit of inquiry. 3, only science and technology can bring peace and prosperity to the country. Another important point I want to make on this occasion is the importance of creativity. What is taught in schools and colleges is what is already known and what is needed to be known, and that is what we call it as education. But that is not enough. What is not yet there is also important, and it is our responsibility to create it. We can take giant strides by being creative. This cannot be taught. Each individual has to contemplate and discover the creative talent within oneself. Today, I have 30 patents to my credit, and some scientists have even more. And it is only because of hard work and self-belief India can make progress. Veer Savarkarji was a great person and will always be inspiring us, and to take the country forward, this inspiration is necessary. My gratitude to the organizers and particularly to Shri Ranjit Savarkarji for recognizing my contributions, and my thanks to all of you for very patient hearing. Vande Mataram, Jai Hind. नायब सूबेदार हुतात्मा सोमवीर सिंह जैसे लाखों वीर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करते हैं। डॉक्टर गुरु प्रसाद जैसे हजारों वैज्ञानिक इस कार्य के लिए अत्याधुनिक शस्त्र अस्त्र खोज कर हमें सक्षम बनाते हैं। परंतु आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, ये जानना और उन चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम होना हर भारतीय का कर्तव्य है। इसी विषय पर मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया है आज के समारोह के हमारे विशेष अतिथि मेजर जनरल गगनदीप तथा जीडी बख्शी जी को।
मेजर जनरल जीडी बख्शी जी को 1999 का कारगिल युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियान तथा अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए कई सैन्य सम्मान प्राप्त हुए हैं। युद्ध शास्त्र के विषय में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आज समूचा विश्व मेजर जनरल जीडी बख्शी जी को युद्ध शास्त्र के अग्रणी विश्लेषक के रूप में जानता है। तो आइए सुनते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी जी को। स्वतंत्र वीर सावरकर साहब के जो शौर्य सम्मान और विज्ञान सम्मान आज दे रहे हैं, इस उपलक्ष्य में मैं जो पुरस्कार विजेताओं को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इस माध्यम से वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम उनके जो सबसे प्रिय विषय था, उनके पूरे जीवन का जो ध्येय था, राष्ट्र की सुरक्षा, उसके बारे में बात करेंगे। आज मेरा जो इस टॉक का जो विषय होगा वो होगा कोरोना काल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा। देखिए, आज पूरा जो विश्व है, कोई 5 मिलियन लोग संक्रमित हुए हैं इस महामारी से और कोई 3.5 लाख के ऊपर जो है वो मर चुके हैं कोरोना को लेकर पूरे विश्व में। अमेरिका में तो 80,000 के ऊपर डेथ टोल चला गया है, 60,000 के करीब इटली वगैरह में है, 80,000 पहले कह रहे थे चीन में है, और भारतवर्ष में भी अब कोई 3,500 के ऊपर आंकड़ा हो गया है। 1 लाख के ऊपर लोग संक्रमित हुए हैं, 3.5 लाख जो है वो बेचारे इसमें मारे गए हैं, इस पैंडेमिक के अंदर, इस महामारी में। दुनिया का ख्याल था कि ऐसे समय में, ऐसे काल में जब पूरी दुनिया के ऊपर एक आपदा टूट पड़ी हो, तो दुनिया के सारे देश मिलकर एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन हमने जो देखा है इसके ठीक विपरीत है। हमने ये देखा है कि जो 2 देश, खासकर एक चीन एक पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं और मानो वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक है, जो ये कोविड-19 की महामारी है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है अपने मिलिट्री अरमान पूरे करने का, अपनी जो चालबाजियां उनको करनी है, उनको अमली जामा देने का, दुनिया में जो और देशों को तंग करने का। यही समय उनको बहुत उपयुक्त लगा है। सबसे पहले चीन की ओर नज़र घुमाएं। देखिए, नवंबर के आखिर में पहला संक्रमित हुआ था वुहान के अंदर, और बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं और 2 बड़ी इल्ज़ाम चीन पे आज लग रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस थी, बैट बोर्न कोरोना वायरस, जो कि चमगादड़ से आदमी की तरफ लाया गया है, ये एक नेचुरल एपिडेमिक नहीं थी। पहले कहा जा रहा था कि ये वुहान की वेट मार्केट से ये जो है नेचुरल एपिडेमिक आई है, जो कि जिसने त्रास फैलाया वुहान के शहर में, फिर हुबई के प्रांत में और फिर पूरी दुनिया। अब कहा जा रहा है कि जो वुहान की वायरोलॉजी की लैब है, लेवल 4 की लेबोरेटरी है चीन की, वहाँ से उन्होंने ये एक जो है आर्टिफिशियल इसमें जीन लगाया था, सार्स का जीन, बैट कोरोना वायरस में, जो कि पीएलए ने निकाल के रखी थी, आइसोलेट करी थी अपनी मिलिट्री लेबोरेटरीज में। वो जो है वो आदमियों को संक्रमित नहीं कर सकती थी, इसलिए उसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो हुक मॉलिक्यूल है, जिसको एस मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो कि ह्यूमन सेल से अटैच होता है, वो उसका हटाकर उस पर स्प्लाइस किया। SARS-1 जो महामारी है, उसका जो हुक मॉलिक्यूल है, जो कि आदमियों को लग सकता है, ह्यूमन सेल्स को पेनिट्रेट कर सकता है, वो स्प्लाइस करके जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई। और चीन की डॉक्टर शी जेंगली, जो कि उनकी मेजर जनरल रैंक की है, उन्होंने ये वुहान की जो वायरोलॉजी की लैब में बनाया। वहाँ से ये लीक आउट हुआ है। ये पहला आरोप है। दूसरा आरोप चीन पे ये था कि चीन जो है इसके चलते चीन ने पहले
ये एपिडेमिक का जब आउटब्रेक हुआ तो पूरा पूर्ण रूप से इसको छुपा दिया, इसको बाहर नहीं जाने दिया। जो इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर था वो पब्लिश हुआ था पहले, उसको हटा दिया, डॉक्टरों को मरवा दिया जिन्होंने दुनिया को चेताने की कोशिश करी, इत्यादि इत्यादि। और इस तरह से उन्होंने इंश्योर किया कि ये जो चीज़ है ये पूरी दुनिया में फैले, खासकर अमेरिका और यूरोप में तो तबाही मचा दे। तो ये दो बड़े चार्ज चीन के ऊपर हैं। देखिए, हैरत की बात यह है कि वुहान से चलकर ये जो बीमारी है ये 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में पहुंच जाती है, ये 6-8 हज़ार दूर जाके यूरोप में पहुंच जाती है, लेकिन ये बीजिंग चीन की राजधानी नहीं पहुंचती। ये शंघाई जो कि चीन की फाइनेंशियल कैपिटल, जो महज 800 किलोमीटर से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही दूर है वुहान से, ये वहाँ नहीं जाती, वो बिल्कुल बचे रह जाते हैं। और केवल ये जो है चीन के बाहर जाती है, वहाँ महामारी फैलती है। चीन बड़ा जल्दी इस पे कंट्रोल कर लेता है, बड़ी हैरत की बात है। और फिर जो स्टॉक मार्केट गिर रही थी, जो भी फॉरेन कंपनीज ने पैसा निवेश किया था हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज में चीन के अंदर, वहाँ उन्होंने देखा कि साहब स्टॉक गिर रहे हैं, तो उन्होंने पैनिक में बेचे। चीन की सरकार ने रॉक बॉटम में खरीद ली और तकरीबन वो सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। फिर चीन ने एक तो महामारी फैलाई, उसके बाद चीन ने एक्सपोर्ट करने शुरू किए वेंटिलेटर, फेस मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इत्यादि इत्यादि। वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, पैसे कमाने शुरू किए। ये सब चार्ज चीन पे लग रहे हैं। ये भी चार्ज लग रहा है कि घटिया किस्म का प्रोटेक्शन, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, वो दुनिया को सप्लाई कर रहा है। इससे ज़्यादा हैरत की बात साहब ये है कि जनवरी के महीने से लेकर इस साल अभी मई तक चीन ने जो आक्रामक तेवर उसकी फौज ने दिखाने शुरू किए हैं, उसकी नेवी और एयरफोर्स ने दिखाने शुरू किए हैं, वो हैरान करने वाले हैं। नंबर 1, चीन की जो नेवी है उसने ताइवान के खिलाफ बड़ी भारी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। साउथ चाइना सी में बड़े आक्रामक तेवर अख्तियार किए हैं। और जो मलेशिया की एक वहाँ ड्रिलिंग कर रही है पेट्रोनास कंपनी के लिए जहाज, उसको आके धक्का मुक्की उसके साथ करी है। वियतनाम का एक मछुआरों की वो डुबो दी है। और जापान के साथ भी वो तेवर दिखा रहा है, ताइवान के साथ आक्रामक तेवर दिखा रहा है। देखिए, चीन के आक्रामक तेवर देखकर यूनाइटेड स्टेट्स बहुत हैरान हुआ और उसने जल्द से अपने जो है नेवल जहाज साउथ चाइना सी में भेजे। साउथ चाइना सी में मिसाइल टेस्टिंग करी। उसने फिर अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप था रोनाल्ड रेगन, जो कि योकोसाका के बंदरगाह में गया। और दूसरा जो था वो एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट। ये 2 बड़े ताकतवर उसके एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं। ये उसने जो है पैसिफिक की तरफ बढ़ाए, चीन की तरफ बढ़ाए। हैरत की बात यह है कि दोनों के क्रूज पूरे के पूरे जो है कोरोना से संक्रमित हुए और वो बिल्कुल ही पस्त पड़ गए। उनको जो है जहाज़ों को हार्बर में ले जाना पड़ा। जो रोनाल्ड रेगन है वो योकोसाका के जापान के हार्बर में पिछले कुछ दिनों पहले तक था और अभी जाके उसमें कुछ ठीक हुए हैं क्रू और उन्होंने कुछ ट्रायल रन्स किए हैं योकोसाका हार्बर के बाहर। और जो थियोडोर रूजवेल्ट है वो अभी तक गुआम में फंसा हुआ है। गुआम में उसके B-52 बॉम्बर्स थे, वहाँ महामारी फैल गई तो उनको बॉम्बर्स को उनको हटा के वापस लाना पड़ा अमेरिका में क्लीनिंग शीनिंग के लिए, क्रूज को बदली करने के लिए। और अब उन्होंने B-1B बॉम्बर वहाँ भेजे हैं। और फिर वो बड़े बीच में वो पैनिक में आए कि उनके दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ही चीन ने तकरीबन बेकार कर दिए हैं कोरोना से वहाँ पे। तो उन्होंने जो USS अमेरिका हेलीकॉप्टर कैरियर है उस पे F-35 शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग जेट्स डाल के उन्होंने जल्दी से एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में वहाँ भेजे। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और लिटोरल कॉम्बैट शिप जो उन्होंने साउथ चाइना सी वगैरह में भेजे हैं। इसका पूरा फायदा उठाकर देखिए, हैरत की बात यह है कि जो चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप है लायोनिंग के ऊपर, जो उनका चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 उनके डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रिगेट और 1 उनका सपोर्ट शिप, ये लेके चीन ने ताइरन से
ईस्ट चाइना सी मतलब जापान के सेनकाकू आइलैंड्स के पास से होते हुए वहाँ दादागिरी का झंडा दिखाते हुए ताइवान के दक्षिण के छोर पे आके उसने एक्सरसाइजेस करी ताइवान के ऑफशोर, और उसके बाद वो साउथ चाइना सी की तरफ गया जहाँ पे मलेशिया का पेट्रोनास का जहाज ड्रिलिंग कर रहा था। वो पूरे वहाँ पे दादागिरी करके ये जहाज उसी रास्ते वापस दायरन गया। और अब खबर आ रही है कि अगस्त के महीने में चीन ने सारे देशों को चेतावनी दी है कि वो ताइवान के आसपास अपने जहाज ना भेजे, क्योंकि वो एक बड़ी भारी हाइनान आइलैंड के पास लैंडिंग एक्सरसाइज करने वाला है। ये तो आक्रामक तेवर थे चीन के पैसिफिक के एरिया में। हैरत की बात यह है कि एट द सेम टाइम चारों तरफ चीन अपने आक्रामक तेवर दिखा रहा है। चीन ने अब जो है मालदीव्स के अंदर अभी हैरत करने वाली रिपोर्ट आई है, सनसनीखेज रिपोर्ट आई है कि मालदीव्स के अंदर जो कि एक आइलैंड था माले के पास, जो कोई 38,000 स्क्वायर मीटर का ये आइलैंड था। ये 2016 में जब पिछली सरकार थी जो कि भारत से बहुत वैमनस्य रखती थी, उन्होंने बगैर बिडिंग के, बगैर किसी प्रोसेस के ये इसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, इसमें जो है रिक्लेमेशन का। और आर्टिफिशियल आइलैंड एक आज चीन ने वहाँ खड़ा कर दिया है 1 लाख स्क्वायर मीटर का, मतलब बड़ी भारी रनवे उस पर बन सकती है और ड्रेजिंग करके उसमें जो बड़े से बड़े चीन के जहाज हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं। और चीन को एक बेस मिल गया है भारत से कोई 650 किलोमीटर दूर मालदीव्स में। ये बहुत भारी खतरे का निशान है और ये तो हमारे लिए बड़ी भारी चुनौती चीन ने खड़ी कर दी है हमारी नाक के नीचे। इसी तरह का दूसरा आर्टिफिशियल आइलैंड वो श्रीलंका में भी बना रहा है। ये तो समुद्र के रास्ते जो भारत को घेरा जा रहा है वो तो अलग। इसके अलावा चीन जो है पाकिस्तान को 8 सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन, सबसे आधुनिक, मतलब न्यूक्लियर से 1 दर्जे कम जो है वो 8 चीन बेचने को राजी हो गया है पाकिस्तान को, और 4 उनको फ्रिगेट वो जो है वो और दे रहा है। तो इससे भारत के लिए समुद्र के इलाके में बहुत भारी खतरा, बहुत भारी चुनौती बन जाएगी। समुद्र में जो छेड़खानी चीन तो कर ही रहा है और काफी समय से कर रहा है। उसकी जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो भी टोह लगा रही है। यहाँ पे उसने जिबौती में बेस बना दिया है अपना नेवी का और मरीन का, वहाँ पूरी मरीन ब्रिगेड उसने तैनात कर दी है। और उसके अलावा उसके जहाज जो है सोमालिया के कोस्ट के आसपास वो गश्त लगा रहे हैं। कितने सालों से पायरेसी के, एंटी पायरेसी पेट्रोल्स के बहाने, पायरेसी ख़त्म हो गई, कोई हाईजैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बहाना लेके अभी भी चीन गश्त कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर। ज़मीन पे अब देखिए चीन ने जो है वो भारत को छेड़खानी शुरू कर दी है। 5 जो है मई को चीन ने एक बड़ा पंगा लिया पंगम त्सो इलाके में, लद्दाख में। 250 से ज़्यादा लोग आए, मारपीट हुई हमारे जवानों के साथ, पत्थरबाजी हुई। और उसके बाद अब वो 8 मई को उसने यही चीज़ दोहराई है जो कि नॉर्थ सिक्किम का नाकुला पास है और बड़ा ही संजीदगी वाला पास है, बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से अहम पास है। वहाँ पे फिर उनके सिपाहियों ने हमारे सिपाहियों के साथ मारपीट करी। और एक कथन तो ये भी है कि वो लकड़ी में कील शील लगा के आए थे ताकि हमारे जवानों को चोट पहुँचे। 11 जवान इसमें घायल हुए हैं, कोई 7 उनके घायल हुए और कोई 4 हमारे घायल हुए हैं। और काफ़ी चोटें चाटें आई हैं, पत्थरबाजी हुई इसके अंदर। मतलब जो वैमनस्य का दर्जा है वो बड़ा ऊंचा दिखाया जा रहा था। लोकल कमांडरों की बातचीत से ये अभी तक के लिए तो ये तनाव सुलझा दिया गया है, लेकिन गालवान के इलाके में बहुत ज़्यादा चीन का जमावड़ा हो रहा है, उसकी फ़ौजों का। हमने भी जमावड़ा बढ़ाया है। और पंगोंग त्सो के इलाके में तो उसके हेलीकॉप्टर भी उड़े थे, और जब उसके हेलीकॉप्टर आए तो हमारे जो Su-30 जहाज़ हैं लेह में, उनको हमने स्क्रैम्बल करना पड़ा देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और थोड़ा सहम गया चीन उससे। देखिए, हमने चीन को बड़ा क्लियर संकेत दे दिया है कि हम उसकी दादागिरी नहीं सहेंगे। अब चीन ने एक नया मोर्चा खोला है। अब ये मोर्चा है नेपाल का। नेपाल में देखिए जो ओली की सरकार है, कम्युनिस्ट है ओली, घोर कम्युनिस्ट। और सबसे बड़ा जो सेल्फ गोल जो भारतवर्ष ने किया है नेपाल में,
वहाँ हिंदू राजा था, हिंदू प्रजा थी, एकमात्र हिंदू देश था ये दुनिया भर में। वहाँ पे कांग्रेस वालों ने लगा के तख्ता पलट के वहाँ के राजा का, और बेवजह वहाँ पे माओइस्ट को थोपा है, कम्युनिस्टों को थोपा है। मतलब क्या सोच के, मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि हमने ये सेल्फ गोल क्यों किया। हमने अपनी ही जिस पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारी है नेपाल में, आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ओली साहब की सरकार जो है वो गिरने वाली थी, क्योंकि वो इतना भ्रष्टाचार कर दिया है कि ओली को नेपाल का चाउसेस्कू बोला जा रहा है। चाउसेस्कू है ये, लुटेरा, चोर, अपने शोषण किया है इसने अपने सरकार का, अपने वहाँ के लोगों का पैसा, चीन का पैसा खाया है, और इसकी सरकार गिरने वाली थी। बहुत सारे सांसद इनके विरुद्ध हो गए थे। तो वहाँ जो चीन की जो महिला जो वहाँ पे एम्बेसडर हैं, राजनयिक हैं, उन्होंने बिहाइंड द सीन बैठ के बड़ा चौधरीयत दिखाई अपनी, और सारे सांसदों को इकट्ठा करके खूब पैसा खिलाया और ओली की सरकार को बचाया। अब वो ओली की सरकार की दुम निचोड़ रही हैं, दुम मरोड़ के उसको कह रही हैं कि भारत के खिलाफ आप जो है बयानबाजी करो, और जो मुद्दा है काला पानी के बॉर्डर का और लिबू लेख पास के बॉर्डर का, उसको आप जबरन उछालो और वैमनस्य पैदा कराओ नेपाल के लोगों के मन में भारतवर्ष के बरखिलाफ। ये बहुत संजीदगी का मामला है, इसे आराम से बैठे लिया नहीं जा सकता, लेकिन हमको बड़ा सोच समझ के रिएक्शन करना पड़ेगा। अगर हम बड़े ही तैश में आके नेपाल पे चढ़ना शुरू हो गए तो हम बिल्कुल ओली के वी वुड हैव प्लेड इनटू ओलीज हैंड्स। मतलब ओली ने जो हमारे लिए ट्रैप लगा रखा है उसमें पूरी तरह से खुद ही फंस जाएंगे जाके, और नेपाल के लोगों को वो भड़काएगा भारतवर्ष के खिलाफ, वहाँ पे ओपिनियन को हमारे बरखिलाफ करेगा, राष्ट्रीयता का मामला लेके, देश की सीमाओं का मामला लेके। ये बहुत ही गलत ट्रैक है और हमको इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। ये चौसेस्कू है नेपाल का, ये चोर है, ये जो मौजूदा सरकार है इसके पाप का घड़ा भर चुका है, और हमको नेपाल के लोगों को पूरा सहयोग देना चाहिए कि वो ऐसी जो है चोर सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार को वो बाहर का रास्ता दिखाए, इसके पहले कि वो नेपाल को, चीन को बेच खाए। ऐसे एज इट इज़ उसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव में फंसा दिया है नेपाल को, और दुनिया जानती है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव के ज़रिए चीन जो है लोगों को डेट ट्रैप में फंसा रहा है, देशों को। और जैसे कि श्रीलंका में उसने डेट ट्रैप में श्रीलंका को फंसाया, हम्बनतोता का पोर्ट जो है 100 साल के लिए ले लिया है, ग्वादर का पोर्ट वो 100 साल के लिए लेने वाला है। अब वो नेपाल में भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐंठेगा और नेपाल को बिल्कुल कर्ज के बोझ तले नेपाल की कमर तोड़ देगा, नेपाल की इकोनॉमी की, और अपना गुलाम सा बना देगा। नेपाल के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, मुझे पक्का यकीन है कि वो चीन की इस चाल में नहीं फंसेंगे। वो माउंट एवरेस्ट भी नेपाल से छीनना चाहता है, मुझे पक्का पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होने देंगे नेपाल के लोग। और हमारा जो नेपाल के साथ रिश्ता है, प्लीज़ समझिए, ना सिर्फ ये रोटी बेटी का रिश्ता है, ये जो रिश्ता है ये खून का रिश्ता भी है। 47 से लेके आज तक हजारों नेपाल के गोरखा सैनिकों ने हर लड़ाई के मैदान में भारतवर्ष के लिए अपना खून बहाया है, अपनी कुर्बानी दी है। ये खून का रिश्ता है, हम कभी इसे भुला नहीं सकते। नेपाल के साथ हमारी बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है, वो एकमात्र हिंदू देश था। ये हमने और कांग्रेस ने क्यों वहाँ पे ये गदर फैलाया, क्यों वामपंथियों को बिठाया, क्यों जेएनयू के झोला वालों को वहाँ पे पहुँचाया, ये तो बहुत ही दुखद वार्ता है और इससे भारत को नुकसान हुआ है। अब भी समय है कि हम इस नुकसान को रिपेयर करें। अब एक और जो मोर्चे पे जो चीन भारतवर्ष को घेर रहा है वो है पाकिस्तान के जरिए। सबसे बड़ा पिछलग्गू इस इलाके में चीन का पाकिस्तान है। चीन ने पाकिस्तान को तकरीबन खरीद लिया है, अपने बोझे के तले, कर्ज के बोझे के तले पूर्ण रूप से दबा दिया है। बलूचिस्तान पे उसका तकरीबन कब्जा हो गया है, गिलगिट बाल्टिस्तान तो उसकी मलकियत हो गई। ठीक है साहब, और इसके चलते अब वो पाकिस्तान को उकसा रहा है कि वो भारतवर्ष के खिलाफ जो है आक्रामक कार्रवाइयां शुरू कर दे। जब हमने पाकिस्तान को मार लगाई थी, उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, 2-3 महीने पाकिस्तान चुप रहा, फिर चुलबुली शुरू कर दी, तो फिर पुलवामा किया, और फिर हमने जब फिर मार लगाई
तो बालाकोट में जो हमारी एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान उससे हिल गया। 1 साल पाकिस्तान चुप रहा। 1 साल पाकिस्तान ने कोई चुलबुली नहीं कही, कोई छेड़खानी नहीं कही, क्योंकि उसको अब पूरा साफ हो गया था कि भारत अब पलटवार करेगा, युद्ध तक ले जाएगा अगर पाकिस्तान को युद्ध चाहिए। तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इस हालात में है कि वो एक युद्ध झेल सकती है? ये करके पाकिस्तान चुप बैठ गया था। यहाँ तक कि जब हमने 370 हटाया, सिवाय चैं करने के पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका ठोस। एकदम से हम देखते हैं कि जनवरी फरवरी इस साल से एक और बदलाव, पाकिस्तान ने कोई 1200 से ज़्यादा सीज फायर वायलेशन की है, दबाकर इन्फिल्ट्रेशन शुरू की है, और अप्रैल के महीने में तो 18 भारतीय सुरक्षा कर्मी मार डाले। जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म का फिर नया दौर शुरू करने की कोशिश की है। और जो आक्रामक तेवर पाकिस्तान दिखा रहा है, इसके चलते तो बिल्कुल ही अब अनिवार्य हो गया है कि हम वापस पलटवार करें। ये सब क्यों हुआ? चीन की शय से हुआ, चीन के जो है दखलंदाजी पे हुआ। तो हम क्या, ये नक्शा क्या बन रहा है? देखिए साहब, नक्शा ये बन रहा है, बहुत सारे जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वो अब इस नतीजे पे आ रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस थी, ये लगता है चीन ने शायद जानबूझकर छोड़ी है, या एक्सीडेंटल रिलीज बोले या जो कुछ भी है। वुहान से ये जो चालू हुई, चीन ने इसको पूरी दुनिया में फैलने में पूर्ण रूप से फैसिलिटेट किया है इसका स्प्रेड, ताकि वो बिल्कुल अस्त व्यस्त कर सके अमेरिका की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था, और इसका पूर्ण फायदा उठाकर वो ताइवान के खिलाफ, दक्षिण एशिया के देशों के खिलाफ, जापान के खिलाफ, भारत के खिलाफ दादागिरी दिखानी शुरू हो गया। और अब धमकी वो ये है, और इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ये है कि 2021 जो होगा वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 100वीं वर्षगांठ होगी, और अटकलें ये लग रही हैं कि इस वर्षगांठ के दौरान चीन ताइवान पे हमला करेगा, चीन की फौज ताइवान पे हमला करेगी, ताइवान को कब्जा करने की, परास्त करने की कोशिश करेगी, और इस चीन के बड़े हमले को सहयोग देने के लिए नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरिया पे चढ़ाई करेगा, और पाकिस्तान भारत पे कश्मीर में चढ़ाई करेगा, ताकि सबका सिर दबा के रखा जाए, सब फ्रंट एक्टिवेट कर दिए जाए और चीन को मदद मिले, और इतना बड़ा संकट दुनिया के लिए बनाया जाए कि चीन उसके चलते, उसकी आड़ में और कोरोना की आड़ में चीन ताइवान पे कब्जा कर ले और अपनी दादागिरी, अपनी प्रभुसत्ता पूर्ण विश्व पे वो जमा दे, अमेरिका को वो खदेड़े, अमेरिका को वो नीचा दिखाए दुनिया के सामने कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका ताइवान के बचाव में नहीं आ सकता, वियतनाम के बचाव में नहीं आ सकता, भारतवर्ष को भी वो दबोचने की, धर दबोचने की बातें कर रहा है। तो बहुत खतरा है। हमारे यहाँ लोग सोच रहे थे कि साहब कोरोना वायरस होगी, अब हम वासुदेव कुटुंबकम करेंगे, दुनिया भर में हम दुनिया की मदद करेंगे, इत्यादि इत्यादि, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। एक विश्व गुरु बनने की जो भारत में बड़ी शौक है, ये थोड़ा मैं समझ रहा हूँ हमें नुकसान कर रहा है, क्योंकि विश्व गुरु बनते बनते, शांति के दूत बनते बनते, महात्मा गांधी के एक नया अवतार बनते बनते हम लोग अपनी सुरक्षा के हितों को भूल गए। और हमको ये माफ कीजिए, युग है जिसकी लाठी उसकी भैंस का। आप अपने क्षेत्र में भावी नहीं हो सकते तो दुनिया में भावी होना तो आप भूल ही जाइए। और कि हम केवल संक्रमण जो कोरोना का है उस पर फतेह पाकर दुनिया हमारे पांव छुएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दुनिया का सर दबा हुआ है, वो अपनी अपनी कोरोना का युद्ध लड़ रहे हैं, कोई फुर्सत नहीं है। और ऐसा मौका ढूंढ के चीन आप पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान जैसा 2% का मुल्क आप पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। आपको अपनी सुरक्षा पे खास ध्यान देना होगा। आप ये चीन और पाकिस्तान का थूका चाट नहीं सकते, आपको युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ एक बड़ा खतरा मैं देख रहा हूँ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को। भारत एक बहुत उदार देश है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल प्राथमिकता दी जाने बचाने के लिए, और देशों की तरह उन्होंने बोला इकोनॉमी जाए तो जाए, हमें परवाह नहीं, लेकिन हम भारतीय जाने हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इसलिए भारत में 500 जब केस थे तभी लॉकडाउन लगा दिया गया। सबसे अर्ली और सबसे ज़्यादा सख्त दुनिया में लॉकडाउन भारतवर्ष में लगा। इससे कई बेशुमार बेशकीमती जानें हमने बचाई हैं।
इसको हमने रोकने में थोड़ा एक वक्फा दिया है, जिसमें हम अपनी हॉस्पिटल की कैपेसिटी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कैपेसिटी, वेंटिलेटर की कैपेसिटी हम बढ़ा पाए हैं ताकि इससे हम जूझ सके। लेकिन अब एक समय आ गया है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा साफ कहा, जान है तो जहान है, लेकिन जिंदगानी भी तो देखनी है, अपनी जो रोटियां भी तो लोगों ने कमानी है, खानी है। अब वो बड़ा भारी इकोनॉमिक संकट आ रहा है, ये केवल भारत को नहीं पूरी दुनिया को है। लेकिन अब जल्द से जल्द हमको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी पड़ेगी। नहीं साहब, जो नुकसान होगा हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को, वो बहुत हमको घातक सिद्ध हो सकता है। चीन, पाकिस्तान कोई कोरोना से वो थमे नहीं है, कोई वक्फा नहीं आया कि वो कोरोना से लड़ रहे हैं तो वो अब हमसे लड़ नहीं सकते। वो तो कोरोना काल का फायदा उठा के हमारे पे हावी होना चाहते हैं। आपको लड़ना पड़ेगा। हे अर्जुन, युद्ध कर, ये श्री कृष्ण का गीता में संदेश था। जब आपके दुश्मन युद्ध के प्लान बना रहे हैं तो आप शांति की और गांधीवाद की बातें करना बहुत बेतुकी लगता है, बहुत गलत है और बहुत खतरनाक है। अब हमको पूर्ण रूप से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए लग जाना पड़ेगा। हमारी एयरफोर्स को हमने सुदृढ़ करना है। रफाल जेट जल्दी लाइए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जल्दी लाइए, 140 जो और हमको जहाज़ खरीदने हैं, जो है मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द लाइए। एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के तो 2 तो बन चुके हैं, तीसरा बन रहा है, आपको भी बनाना पड़ेगा। और फौज को तोपें लानी पड़ेंगी, मीडियम तोपें, जो कि बिल्कुल बोहर के बाद आ ही नहीं पाई, अब तो हमारे देश में बन रही हैं। और मेक इन इंडिया हमको अख्तियार करना चाहिए बड़े पैमाने पे, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा है। देखिए, जहां कोरोना की महामारी एक बहुत भारी चुनौती थी, वो एक बड़ा भारी आपके लिए, उतना ही भारी वो एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक मौका है आपके लिए कि आप दुनिया में लीड हासिल करें। वो कैसे? लोग चीन से परेशान हो गए हैं, अपनी सारी इंडस्ट्रीज चीन से निकालना चाहते हैं, 1000 कंपनियां चीन से अपने प्लांट निकालना चाहती हैं। ये मौका है भारत के लिए कि आप अपने लेबर लॉज ठीक करिए, ब्यूरोक्रेसी को कम से कम छुट्टी दीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि वो यहाँ पे कुछ काम हो सके। और अगर आप ये 1000 जो फैक्ट्रीज लाना चाहते हैं लोग चीन से बाहर निकाल के, जापान के लोग, अमेरिका के लोग, दुनिया के लोग, यूरोप के लोग, तो आप उनको भारतवर्ष में स्थापित करें तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली होगी, पैसा होगा, हमारी इकोनॉमी में ताकत आएगी। इकोनॉमी में ताकत आएगी, हम ज़्यादा डिफेंस का सामान खरीद सकेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अब ये टाइम आ गया है, एक एक्सपोर्ट लिस्ट जो हम बना रहे हैं, आर्टिलरी की तोपें तो बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए कि साहब हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। जो हम देश में बन सकता है बिल्कुल बैन होना चाहिए बाहर से खरीदना, ताकि आपकी अपनी कंपनीज को फायदा हो। आपकी जो कल्याणी फोर्ज है उसने दुनिया की सबसे बेस्ट गन बनाई है आज के दिन, 155 मिलीमीटर अमेरिकन तोप से ज़्यादा दूर फायर करती है। लेकिन आपकी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही उसको लेना नहीं चाहती, सबको फॉरेन का शौक है, इनको फॉरेन के ट्रिप मिलते हैं, घूस मिलती है, पैसा मिलता है, इसलिए ये तो खून लगा हुआ है दांतों में, ये तो वहाँ से बाहर की खरीद बंद करना ही नहीं चाहते। अब बिल्कुल डंडा चलाकर मोदी सरकार को ये कराना पड़ेगा, मेक इन इंडिया लाना ही लाना पड़ेगा। देश की सुरक्षा को सुदृढ़ सुशक्त बनाना होगा, ताकि हम एक नया भारत, मजबूत भारत, एक महान भारत की परिकल्पना जो है हम इसे साक्षात करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे सामने आज जो भी चुनौतियां हैं उसके बारे में मेजर जनरल जी.डी. बख्शी जी ने जो विचार प्रकट किए, उस पर हमें विचार करने की, सोचने की आवश्यकता है। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जोशी जी को मैं विनती करती हूँ कि वे अपना अध्यक्षीय समारोह करें। नमस्कार। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के 137वें जयंती के अवसर पर ऑनलाइन आयोजन में उपस्थित सावरकर प्रेमियों का शौर्य पुरस्कार प्राप्त नायब सूबेदार हुतात्मा सोमवीर सिंह की वीर पत्नी श्रीमती सुमन देवी जी, विज्ञान पुरस्कार के मानकरी डॉक्टर गुरुप्रसाद जी तथा आज के प्रमुख अतिथि मेजर जनरल श्री जी.डी. बख्शी जी का
मैं स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को तथा हमारे देशवासियों को यह शुभकामनाएं देता हूँ कि देश निकट भविष्य में ही इस महामारी की आपदा से बाहर आए। आज के गंभीर परिस्थिति में भी स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक ने शौर्य और विज्ञान को पुरस्कृत करने की परंपरा को बनाए रखना अपना कर्तव्य समझा है। कश्मीर के कुलग्राम जिले में आतंकवादियों के साथ 22 फरवरी 2019 के दिन संघर्ष में हुतात्मा हुए नायब सूबेदार सोमवीर सिंह को इस साल का शौर्य पुरस्कार उनकी वीरता के लिए दिया जा रहा है। अदम्य साहस, अद्भुत वीरता और चरम निष्ठा का प्रदर्शन इन्होंने अपने अंतिम समय में दिखाया। भारत माँ के इस सुपुत्र का हमें गर्व है। हम उन्हें शौर्य पुरस्कार देते हुए धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। इस साल का विज्ञान पुरस्कार DRDO के डॉक्टर गुरु प्रसाद जी को दिया जा रहा है। उन्होंने अपने संशोधन कार्य से हमारी संरक्षण क्षमता अद्ययावत बनाने में जो महान योगदान दिया है, उस कार्य के लिए प्रदान किया जा रहा है। अपनी लंबी सेवा के दौरान उन्होंने DRDO के कई सारे संशोधन कार्यों को बढ़ावा दिया और उनकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सह अध्यक्षता पद पर कार्य करते हुए भारत की छवि को गौरवशाली बनाने में योगदान दिया है। इसलिए हमें ऐसे महानुभाव को विज्ञान पुरस्कार देने में हमें धन्यता और गर्व है। इस कोरोना महामारी के संकट में देश के सामने एक और संकट खड़ा है। चीन, पाकिस्तान तथा उनके इशारे पर काम करने वाले गद्दार नक्सली तथा जिहादी का इस महत्वपूर्ण विषय में आज हमारे सामने देश की चुनौतियाँ क्या है, इस बारे में मेजर जनरल GD बख्शी जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनको सरकार और समाज द्वारा अपनाया जाना आवश्यक है। लेकिन जैसा बख्शी जी ने कहा, वैसे जब तक हमारे साथ स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचार है और भव्य भारतवासियों की एकता मजबूत है, तब तक कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। हम शत्रु के नापाक इरादे नाकामयाब करेंगे, यह मेरा विश्वास है। राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सौरिकीकरण, यह स्वतंत्र वीर सावरकर जी का नारा था। उनका हिंदुत्व किसी धर्म या मजहब पर नहीं, किंतु राष्ट्रीयत्व पर आधारित था। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने हमेशा सैन्य शक्ति और वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया है। उनके विचार समाज के सभी वर्गों तक पहुंचकर देश की प्रगति हो, इसलिए हर स्तर पर स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का कार्य जारी है। मुझे विश्वास है कि हम अल्प समय में ही इस कोरोना संकट से मुक्त हो जाएंगे और एक बार फिर हमारा राष्ट्र एक प्रबल तथा संपन्न राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। धन्यवाद। सावरकर जयंती समारोह के अंत में अब प्रस्तुत है संपूर्ण वंदे मातरम। गाया है सावरकर जी की पोती चित्रा मसलेकर जी ने। वंदे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कंठ
कलकल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैर्धृत खर करवाले के बोले मां तुमि अबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति तोमारे प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्।